प्यारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों एवं हिंदी साहित्य के प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है तुगलक, उसके सारांश को जानेंगे। यह जो है टॉपिक वह हिंदी साहित्य में भारतीय साहित्य के अंतर्गत मैंने गिरीश कर्नाड जी के इस नाटक तुगलक को लिया है। दोस्तों, गिरीश कर्नाड जो हैं वह एक कन्नड़ लेखक हैं और इनके नाटक तुगलक का अनुवाद हिंदी में किया गया है, जिसे एमए के विद्यार्थियों के द्वारा एमए के पाठ्यक्रम और बीए के पाठ्यक्रम में पढ़ा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तुगलक नाटक के सारांश को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी प्रस्तावना से परिचय करा देता हूं, अर्थात इनके बारे में कुछ जानकारियां जो अपेक्षित है उनको हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना को। तुगलक जो नाटक है वह कन्नड़ नाट्य साहित्य के युवा लेखक और विख्यात फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड जी का एक ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों, यह जो नाटक है इतिहास से संबंधित है, जिसका नाम ही तुगलक है ना। तो तुगलक वंश हमारे मध्यकालीन इतिहास के, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हमें दिखाई देता है, जिसे तुगलक वंश में हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध राजा था, है ना। उसी का यहाँ पे उसी राजा के बारे में इस नाटक में बताया गया है। उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और यह पूरा नाटक उसी से संबंधित है। तो यह एक ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों, इस कन्नड़ ऐतिहासिक नाटक का अनुवाद जो है उर्दू में किया गया है और इसका अनुवाद करने वाले निर्देशक हैं डॉक्टर BV कारंत। इन्होंने 1963 में इसका अनुवाद किया। इस नाटक का प्रथम प्रकाशन आज के रंग नाटक नामक संग्रह में 1975 में हुआ और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह दिसंबर 1977 में प्रकाशित हुआ। तो इस नाटक के प्रदर्शन और प्रकाशन ने इसके जो लेखक हैं गिरीश कर्नाड जी को राष्ट्रीय स्तर के नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यह विडंबना ही है कि तुगलक के प्रदर्शन के पहले हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हुए और उसके बाद कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति की गई, जबकि कन्नड़ में ही इस नाटक को लिखा गया है, लेकिन सबसे बाद में ही कन्नड़ भाषा में इस नाटक को रंगमंच के जरिए प्रस्तुत किया गया। यूँ तो आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच की लगभग सभी महत्वपूर्ण कृतियाँ किसी न किसी रूप में इतिहास या पुराण पर ही आश्रित है, किंतु तुगलक का चरित्रांकन और रचना विधान शेक्सपियर के महान त्रासदियों तथा हेनरी कैलिगुआ, लूथर, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, गैलीलियो, बेकेट इत्यादि को टक्कर देने वाला नाटक होने का एहसास दिलाने के कारण यह जो तुगलक नाटक है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि महान नाटककार शेक्सपियर के नाटकों से इस नाटक का टक्कर का नाटक होने का अनुमान किया जाता है, ठीक है। नेमीचंद्र जैन जी ने कहा है कि तुगलक एक अत्यंत संवेदनशील नाटक है और निस्संदेह आधुनिक भारतीय नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तुगलक नाटक जो है वह एक विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक है, अर्थात पूर्ण रूप से यह इतिहास पर आश्रित नाटक है और इसमें समकालीन परिदृश्य की झांकी देखना विशद रूप से अपने ही कल्पना लोक में विचरण करने के समान है। परंतु इससे यह नाटक छोटा या कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है,
क्योंकि अपने वक्त और परिवेश की जो है वह सच्चाई है ना, इसको सीधा और गहरा रिश्ता न रखने, अपने ही सपनों और आदर्शों को चरम सत्य मान लेने, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को न समझने तथा सामान्य जन के स्वार्थ लिप्त जीवन एवं मनोविज्ञान को न समझने वाले व्यक्ति की महान आकांक्षाओं और अपनी परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए उसके संपूर्ण पराभव तथा उसके उलझन भरे अंतर विरोधियों व्यक्तित्व के सूक्ष्म गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और उसके प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से तुगलक एक अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण नाटक साबित हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे जब तुगलक नाटक के सारांश को अच्छी तरह से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो तुगलक नाटक के सारांश में आते हैं दोस्तों। तुगलक की कथा वस्तु मुख्यतः इतिहास मिश्रित है, अर्थात इसमें इतिहास का मिश्रण किया गया है, जिसे दिलचस्प और नाटकीय बनाने के लिए रचनाकार ने कहीं कहीं कल्पना का भी सहारा लिया है। अर्थात हम पूर्ण रूप से इसको ऐतिहासिक नाटक नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं कहीं पर कल्पना का समावेश है, लेकिन बहुत चीज़ें जो है वो ऐतिहासिक है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ 26 वर्ष के शासनकाल में सर्वाधिक घटनापूर्ण और रोमांचक लगभग 7 वर्षों को यहाँ चुना गया है। तो मोहम्मद तुगलक ने 26 वर्ष शासन किया, जिसमें से केवल 7 वर्षों को इस तुगलक नाटक में दिखाया गया है। अपने सपनों, आदर्शों और मजबूत इरादों में आसमान को छूने की तमन्ना लिए तुगलक के उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व से लेकर अपने आप से और बाहरी ताकतों से लगातार लड़कर खूंखार, वहशी और सनकी सुल्तान बनकर एकदम टूटे, पराजित और अकेले तुगलक की त्रासद चरित्र तक की वैविध्यपूर्ण लंबी यात्रा को गिरीश कर्नाड जी ने 35-40 पात्रों तथा कुल 13 दृश्य और 4 सूक्ष्म दृश्यों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो इस नाटक में दोस्तों 13 दृश्य विधान हैं, जिसको हम बारी बारी से आपको बताते चले जाएंगे। श्रेष्ठ नाटक के संरचना विधान के संबंध में हेनरी जेम्स का यह कथन लंबा है, किंतु विशेष ध्यान देने योग्य है। हेनरी जेम्स जी ने कहा है कि वास्तव में उत्कृष्ट नाटक के संबंध में यह बात अच्छी होती है कि उसके लिए किसी भी अन्य साहित्यिक कृति की अपेक्षा अधिक कुशल संरचना की आवश्यकता होती है। उसे सुसंबद्ध रूप देने और संवारने की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया में कलाकार की दुर्लभ क्षमताओं का प्रयोग होता है। कथा को संयोजित और व्यवस्थित करना है, कुछ बातें जोड़नी है, कुछ छोड़नी है, बहुत ही सावधानी से इसमें जुड़ाई करने वाले का काम करना है, और अंत में अपने सारे उपकरणों को ढक कर अपने रचित ढांचे पर चिकना और चमकता हुआ मुलम्मा चढ़ाना है। तो नाटक जो है वह निश्चित आकार और अनम्य वस्तु के बने बक्से की भांति है, यह हेनरी जेम्स जी बोलते हैं, जिसमें बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं को बंद करके रखना है। रचना निपुणता की यह बड़ी भारी समस्या है और बड़ी ही रोचक समस्या है। वे बहुमूल्य वस्तुएं बक्से के लिए अधिक जान पड़ती है, परंतु कलाकार को यह विश्वास है कि धीरज और कुशलता से काम लेने पर प्रत्येक के लिए स्थान बन जाएगा और किसी को भी कुचलना, दबाना और क्षति पहुंचाना नहीं पड़ेगा। घटिया नाटककार या तो बक्से के किनारे को तोड़ देता है या उन वस्तुओं को उलट पुलट कर डालता है, जबकि सच्चा नाटककार जो है वह घुटनों के बल बैठकर अपनी वस्तुओं को ठीक से रखता है, भले ही झुंझला उठे परंतु धीरज नहीं छोड़ता और अंत में बक्से को बिल्कुल ठीक ठाक
सजाकर विजयी होकर उठता है। बक्सा बिल्कुल ठीक से बंद हो जाता है, ताला भी लग जाता है और एक से दूसरी वस्तु के बीच में चाक धंसाने का भी स्थान नहीं रहता। तो इस तरह से हेनरी जेम्स जी ने एक अच्छे नाटक की परिभाषा दी है, किस तरह से एक नाटककार अपने नाटक को एक बक्से में रखता है और उसके पात्रों और चरित्रों को उस बक्से के अंदर एक बहुमूल्य वस्तु की तरह रखता है, जिसमें वह किसी भी चरित्र की उपेक्षा नहीं करता। कहने का अर्थ इस परिभाषा से यही निकलता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तुगलक नाटक के पहले दृश्य को। तो तुगलक के पहले दृश्य में बुजुर्ग, जवान, मजहबी, शरीफ, हिंदू, नकीब इत्यादि जो है यह सामान्य और गौण पात्रों के माध्यम से तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक परिस्थिति और नए सुल्तान तुगलक के भव्य किंतु जनता द्वारा अग्राह्य चरित्र को उभारने के साथ साथ नाटक में तुगलक के समानांतर चलने वाले कुटिल अजीज के चरित्र को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो यहाँ पर तुगलक के साथ साथ कुटिल अजीज का भी चित्रण किया गया है। नाटक के आरंभ और उद्घाटन की दृष्टि से पहला दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कर्नाड जी ने इसके संयोजन में संपूर्ण सफलता प्राप्त की है। नाटक के शुरू में ही हमें तुगलक के इतिहास अर्थात उसके अपने पिता और भाई की हत्या जो उन्होंने करवाई थी और उसके वर्तमान सुधारों, भावी योजनाओं तथा महान आदर्शों की झलक हमें आरंभ में मिल जाती है। सुल्तान की नमाज के वक्त की पाबंदी तथा शेख साहब और सुल्तान के हमशक्ल होने की दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को भी जो है वह लेखक ने यहाँ बहुत ही कुशलता और मासूमियत से पिरो दिया है, जिनका दिलचस्प और खासा नाटकीय इस्तेमाल बाद में नाट्य विडंबना के रूप में किया गया है। आजुम और अजीज इन दोनों के संवादों से उनके चरित्र संबंधी अपेक्षित जानकारी भी दी गई है और अजीज के चरित्र को रोचक और कुतूहलपूर्ण बनाए रखने के लिए उसका संपूर्ण उद्घाटन नाटक के अंतिम दृश्य में किया गया है। अदालत के बाहरी हिस्से के इस दृश्य के बाद दूसरा दृश्य चालू हो जाता है। तो पहले दृश्य में हमने देखा कि तुगलक के बारे में, उनके पिता भाई के बारे में, किस तरह से वह राज्य करता है, शासन, उनकी भावी योजनाएं क्या थी, इन सभी चीज़ के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, इन सभी चीज़ों को पहले दृश्य में कर्नाड जी ने बताया है। दूसरा दृश्य है शाही महल का, जहां तुगलक की बौद्धिकता, कूटनीतिज्ञता, संवेदनशीलता, तार्किकता, आदर्शमयता और स्वप्नशीलता तथा इन सभी को पूरा करने के बुलंद इरादों का हमें दूसरे दृश्य में पता चलता है। अब यह पूरा दृश्य केंद्रीय चरित्र के आंतरिक दर्शन का दृश्य है, अर्थात तुगलक यहाँ पे केंद्रीय चरित्र है और उसका चरित्र क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, इन सभी को दूसरे दृश्य में बताया गया है तथा इसके साथ ही सूक्ष्म दृश्य को ढिढोरची के द्वारा इमामुद्दीन के आगमन की घोषणा की गई है। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य मस्जिद के सेहन के सामने का है, जहां तुगलक की सियासी चाल के आगे जो शेख है वह हार जाते हैं और आयनुल मुल्क के साथ शांति संधि वार्ता करने के लिए तुगलक का दूत बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तीसरे दृश्य में शेख हार जाता है और तुगलक का क्या बन जाता है, दूत बन जाता है। सूच्य दृश्य में पुनः जो ढिंढोरची है, इसके द्वारा कन्नौज में आयनुल मुल्क की पराजय की घोषणा की जाती है और शेख की संभावित हत्या के रहस्य को चौथे दृश्य के उत्तरार्ध के लिए बचा लिया जाता है।
अब हम देखते हैं चौथा दृश्य। चौथा दृश्य महल के दूसरे कोने का है, जिसमें शहाबुद्दीन और सौतेली माँ तथा बाद में तुगलक और रतन सिंह के संवादों से उपस्थित राजनैतिक स्थिति, शेख की मृत्यु तथा तुगलक के विरुद्ध षड्यंत्र का संकेत हमें इस चौथे दृश्य में मिलता है। पांचवा दृश्य जो है वह दिल्ली शहर की एक क़याम गाह का है, जहां अमीर उमरा सैयद और इमाम रतन सिंह के माध्यम से शहाबुद्दीन को अपनी ओर मिलाकर नमाज के वक्त तुगलक की हत्या की साजिश करते हैं। छठा दृश्य है दोस्तों शाही महल का। अत्यंत नाटकीय ढंग से षड्यंत्र विफल हो जाता है तुगलक को मारने का, और तुगलक द्वारा बेवफा शहाबुद्दीन की क्रूर हत्या कर दी जाती है, और बाकी सब अन्य लोग जो षड्यंत्र में शामिल होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से तुगलक के चरित्र में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। उसका मोह भंग हो जाता है, वह मैत्री और सहयोग का रास्ता छोड़कर हत्या और संदेह का मार्ग को वो अपना लेता है, पकड़ लेता है। तो सूच्य दृश्य में ढिंढोरची और 1 और 2 के माध्यम से शहाबुद्दीन को शहीद बनाया जाता है, नमाज बंद कर दी जाती है और दिल्ली वासियों को 1 मास के अंदर दौलताबाद पहुंचने का हुक्म दे दिया जाता है। तो इस छठवें दृश्य में दोस्तों यह बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर लेते हैं, राजधानी दौलताबाद में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शहाबुद्दीन को शहीद बनाया जाता है, अपने आप को शहीद बना के, है ना। सातवां दृश्य है अंतराल की तरह है। यह दृश्य जो है अंतराल की तरह है और दिल्ली तथा दौलताबाद के रास्ते में यह जो है वह घटित होता है, और इसमें सुल्तान के कारिंदे बने अजीज़ और आज़म को निर्दयता से धन बटोरते दिखाया गया है। इसके बाद आठवां दृश्य है दौलताबाद के किले के ऊपरी हिस्से का। 4 साल गुजर चुके हैं, पहले जवान पहरेदार तथा बाद में बरनी और मोहम्मद की बातचीत से बिगड़ी हुई समकालीन परिस्थिति एवं तुगलक की मनः स्थिति और उसके बुलंद मगर लगातार दम तोड़ते हुए ख्वाबों की टीस का पता इस दृश्य में चलता है, और इसी दृश्य के अंत में नजीब के खून की खबर भी मिल जाती है। 9वां दृश्य है पहाड़ी गुफा का। इस पहाड़ी गुफा में डाकू बने अजीज़ और आजुम खलीफा ख़ानदान के नुमाइंदे गियासुद्दीन अब्बासी को मार देते हैं। अजीज़ उसके कपड़े और अंगूठी पहनकर तथा इजाज़तनामा लेकर स्वयं गियासुद्दीन की शक्ल में शाही महल की तरफ रवाना हो जाता है। 10वां दृश्य शाही महल में मोहम्मद की आरामगाह को बनाया गया है। सौतेली माँ तुगलक की नीतियों और असफलताओं की कटु आलोचना करती है। मोहम्मद नजीब के हत्यारे की तलाश में पागल हो रहा है। तभी मोहम्मद बिन तुगलक जो है नजीब के हत्यारे की तलाश में पागल हो रहा है। तभी सौतेली माँ घबराकर नजीब की हत्या का अपराध स्वीकार कर लेती है, अर्थात वह अपना दोष मान लेती है कि उसी ने नजीब की हत्या कराई। तो तुगलक उसे बीच बाजार में खंबे से बांधकर मार डालने का हुक्म दे देता है। तो प्रतिशोध, हत्या और खून खराबे से घिरा तुगलक खुदा से रहम और रहनुमाई की दुआ मांगता है। तभी जो है बरनी जो है वह गियासुद्दीन अब्बासी के आगमन की सूचना देता है। सूक्ष्म दृश्य में ढिंढोरची जनता को खलीफा ख़ानदान के प्रतिनिधि के आने और 5 साल से बंद नमाज को पुनः चालू करने का संदेश दे देता है। 11वें दृश्य में दौलताबाद के बंद दरवाजे के बाहर सामान्य जनता द्वारा गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अकाल का दहशत दर्दनाक जो है ना,
और तुगलक द्वारा गियासुद्दीन के शानदार स्वागत का चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। तो तुगलक द्वारा गियासुद्दीन का स्वागत साथ साथ गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अकाल और जो दहशत है उन सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। लोगों की दिलचस्पी अब नमाज से ज़्यादा अनाज और 2 वक्त की रोटी में हो गई है, मगर उनकी आवाज़ को चुप करा दिया जाता है। लोगों की आवाज़ सुना ही नहीं जाता। 12वां दृश्य है शाही महल के एक कोने में। तो शाही महल के एक कोने का दृश्य है जहां आजुम जो है वह परिस्थितियों को देखते हुए अजीज़ को चुपचाप वहां से भाग चलने की राय देता है। अजीज़ जो है इस खेल को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता और आजुम घबराकर भाग जाता है। 13वां दृश्य है दोस्तों, यह जो लंबा है और अंतिम दृश्य है, और यह जो दृश्य है वो महल का है। बर्नी द्वारा माँ की मृत्यु के कारण सुल्तान से दरबार छोड़कर चले जाने की इजाज़त लेना, आज़म की मौत की खबर और तुगलक द्वारा नाटकीय ढंग से अजीज़ का रहस्य उद्घाटन करना, धोबी अजीज़ द्वारा सुल्तान मोहम्मद तुगलक से अपनी समानता, अजीज़ की माफ़ी, बर्नी का पलायन, नमाज फिर से प्रारंभ और थके टूटे हारे मगर वहशी और खूंखार तुगलक के भयावह अकेलेपन के साथ नाटक जो है वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने तुगलक नाटक का सारांश जान लिया। निश्चय ही आपको इससे कुछ लाभ मिला होगा। मैंने प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।